नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात समस्तीपुर की, जहां भीषण सड़क हादसा सामने आया है। गैस टैंकर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई है। कोहरे की वजह से दोनों वाहन आपस में जा टकराए। गैस टैंकर और ट्रक के बीच ये जोरदार टक्कर, तस्वीरें आपके सामने। देखिए कितना जबरदस्त ये हादसा, जिस वजह से ये दोनों गाड़ियां आपस में टकराती हुई नजर आई। इस पूरे हादसे के पीछे जो वजह है वो कोहरे की बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम थी और इस वजह से, रफ्तार की वजह से ये हादसा सामने है। दोनों वाहनों के ड्राइवर को चोट आई है। हादसे के बाद NH 28 पर भीषण जाम लग गया। ताजपुर मोतीपुर सब्जी मंडी के पास ये जबरदस्त हादसा हुआ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। NH 28 पर यह भीषण हादसा, गैस टैंकर और ट्रक आपस में टकराते हुए नजर आए और इस वजह से NH 28 जो है वहां वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या जाम को हटाया जा सका है? जी विभाग, जहाँ पे ये मोतीपुर सब्जी मंडी के पास हादसा हुआ है NH 28 पे, और ये गैस का बड़ा टैंक लॉरी था, उसके बीच और एक बड़ा ट्रक कंटेनर लगी हुई ट्रक थी जिसके बीच ही टक्कर हुआ है। गैस टैंकर के द्वारा पीछे से ट्रक में टक्कर मारा गया। गनीमत रही कि उस गैस टैंकर को चला रहे चालक और उप चालक दोनों सुरक्षित हैं। उन्हें हल्की चोटें आई है। स्थानीय लोगों के प्रयास से उन्हें निकाल लिया गया है। और चूंकि हादसा बीचों बीच NH पे हुई तो वहां पे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य करने में जुटी हुई है। फिलहाल वहां पर वाहन की आवाजाही सड़क पर काफी कम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गैस टैंकर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए आज से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए बिहार में परिवहन विभाग 1 महीने तक इस तरीके से जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह शुरू हुआ है और आज से लेकर के 17 फरवरी तक चलने वाले इस सड़क सुरक्षा माह को लेकर चारों तरफ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। पूरे बिहार भर में सघनता के साथ जांच अभियान चलाया जाएगा और उसकी लेकर के आज आप देख सकते हैं कि परिवहन विभाग की तरफ से एक बड़ी तैयारी की गई है। परिवहन विभाग की जितनी गाड़ियां हैं वो जरा आप देखें, इन सारे गाड़ियों को बलून से, फूलों से सजाया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि सारे जो गाड़ियां हैं उस पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। सारी गाड़ियों में एक संदेश देने की कोशिश की गई है लोगों से कि जो गाड़ियां चलेंगी उसमें संदेश भी लोगों को मिलता रहे। और ये ज़रा देखिए कि डरे नहीं, हेलमेट पहने, अपनी शान से गए जो दिखावे में जाओगे अपनी जान से, ये संदेश है। जो अगर रफ्तार गाड़ियां से तेज चलाते हैं, ज़रा देखें इन्हें, इनको तो जान की परवाह ही नहीं है। तो छोटे छोटे कार्टून्स के जरिए, पोस्टर्स के जरिए इस बसों में ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि सड़क सुरक्षा पूरे महीने भर में और किस ढंग से गाड़ी चलाना है और लोगों को क्या सावधानियां बरतनी है। लगातार जिस ढंग से हॉर्न बजाए जाते हैं, पोल्यूशन फैलाया जाता है, उसको लेकर के भी यहाँ पे आप संदेश ज़रा देखिए कि ज़रा सोचिए मेरे हॉर्न बजाने से क्या होगा। सब पर यह सोचे तब यह हॉर्न असहनीय होगा। मतलब हॉर्न जो है वो जिस ढंग से बजाई जाती है लगातार, वो कितना परेशानी भरा रह सकता है। तो इस पूरे महीने आज से लेकर के और 17 फरवरी तक चलने वाले इस सड़क सुरक्षा महीने में कई कार्यक्रम होंगे जिसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा। यहाँ से जो सुरक्षा रथ है वो यहाँ से चलाया जाएगा। जो मंत्री हैं वो लगातार कार्यक्रम देंगे और लोगों के साथ साथ जो ड्राइवर हैं, यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं और आम जनता, सबको यहाँ पे जागरूकता फैलाया जाएगा कि सड़क सुरक्षा में लगातार जितनी मौतें होती हैं ये चिंताजनक है, इसमें कमी लाई जाए और लोग सुरक्षित रह सकें। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर भी दिखाएंगे और इस तस्वीर के साथ सवाल भी हैं कि कोरोना के मामले कम होने की खुशी में गोपालगंज में अलग तरीके से एक जश्न मनाया गया। देखिए उस जश्न की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं।
ये खबर गोपालगंज से है। गोपालगंज के सिधवलिया प्रखंड के करसघाट पंचायत में मुखिया की तरफ से कार्यकर्ता सम्मान समारोह और भोज का आयोजन किया जाता है। इस समारोह में ऑर्केस्ट्रा डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए। मुखिया उमरावती कुंवर के आवाज पर ये तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुखिया के बेटे और पंचायत प्रतिनिधि मुन्ना कुंवर की माने तो लॉकडाउन के वक्त से लोग एक दूसरे के पास नहीं बैठ रहे थे, बातें भी नहीं की जा रही थी। लेकिन अब जब कोरोना के मामले कम हो गए हैं, तब कोरोना के नियमों का पालन करते हुए कार्यकर्ताओं और लोगों के लिए समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन कहां इन नियमों का पालन हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनकी तस्वीरों को देख करके आप खुद अचरज में पड़ जाएंगे। इस डांस कार्यक्रम में अश्लील ठुमके लगाए गए। मास्क किसी के चेहरे पर आपको नजर नहीं आ रही होगी। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। और तो और कार्यक्रम में कई वार्ड सदस्य भी शामिल हुए। कोरोना के कम होने का ये कैसा जश्न है, आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। मुखिया जी के आवाज पर ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा डांसर्स को बुलाए गए, जमकर ठुमके लगवाए गए और इसके पीछे का तर्क भी बड़ा अजीबोगरीब मुखिया जी का। लोग झेल रहे थे कोरोना के वजह से, जो हम लोग पंचायतवासी एक जगह होकर के ना कभी हम लोग जश्न मना पाते थे, ना खाना खा पाते थे, ना आपस में बातें कर पाते थे। आज काफ़ी दिनों के बाद कोरोना से कुछ निजात मिली है, फिर भी हम लोग कोरोना के नियम को पालन करते हुए और नव वर्ष के अवसर पर अपने पंचायत वासियों को, अपने सभी कार्यकर्तागण को हमने आमंत्रित किया था। लोगों के सम्मान समारोह में हमने अपने पंचायत के कार्यकर्ता का आज सम्मान समारोह रखा है। इसमें लगभग हमारे पंचायत के सम्मानित 4000 जनता शामिल हुए हैं। तो देखिए, ये सम्मान समारोह था, लेकिन इन सम्मान समारोह के साथ सवाल खड़े हैं कि क्या ऐसे कोरोना का खात्मा होगा। जश्न में अश्लीलता आखिर क्यों परोसी गई? आयोजन के नाम पर यह अश्लीलता क्यों? कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्या ऐसे होता है? और इसीलिए ये सवाल कि क्या ऐसे कोरोना का खात्मा कर पाएंगे? तो जरा एक बार फिर से इन तस्वीरों को देख लीजिए, दूर दूर तक नजर दौड़ा लीजिए। मंच पर सामने ठुमके लगाते हुए हैं ऑर्केस्ट्रा डांसर्स, जिन्हें मुखिया जी ने अपने आवास पर आमंत्रित किया। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं गोपालगंज से। मुकेश, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ये आयोजन किया जा रहा है, इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि कोरोना कम हो गया है, लेकिन मुखिया जी का ये तर्क समझ से परे है कि किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन वो कर रहे हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पर करीब 4000 की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे और यहाँ पर करसघाट के पंचायत का मामला है। करसघाट गांव में ही ये आयोजन किया गया था और मुखिया जी का तर्क दिया गया था कि यहाँ पर कोरोना जो है खत्म हो गया है और कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन का समारोह आयोजन किया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे किस कदर यहाँ पर जो बार डांसर है उनसे डांस कराया जा रहा है और सरेआम ये जो पूरा जो कार्यक्रम है ये कई घंटे तक चलता है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि ये इस तरह का जो बार जो डांसर हैं उन्हें डांस कराया जा रहा है, वो थिरक रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है और ना ही कुछ समझाने वाला है इनको। इस तरह के जो भारी भीड़ है और जैसा कि जो अश्लील जो डांस जो ठुमके लगाए जा रहे हैं ये किस कदर जो है सही जायज ठहराए जाएंगे। लेकिन मुखिया जी का तर्क अपनी जगह पर है और चूंकि चुनाव आने वाला है इसको लेकर किस तरह की भीड़ इकट्ठा करने के लिए भी ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये फायदे और नुकसान के तहत इस तरीके से आयोजन कराया गया मुखिया जी की तरफ से और तर्क भी ये दिया गया कि यहाँ पर गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। लेकिन सवाल कई हैं कि आखिर इस तरह के आयोजन की जरूरत क्यों है? ये तादाद में लोगों का जुटान और किसी के चेहरे पर मास्क नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, तो फिर कोरोना गाइडलाइंस का पालन कैसे? और मुखिया जी कैसे समझ गए कि कोरोना खत्म हो गया है? और चलिए बात कटिहार की करते हैं, जहां पर लव, सेक्स और धोखे का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
पीड़ित परिवार ने गांव के ही एक युवक पर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण और प्रेग्नेंट होने के बाद गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। बताया ये जा रहा है कि पीड़ित आरोपी लड़के के घर काम करने जाती थी और उसी दौरान लड़के ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद उसे बहला फुसलाया जाता है, शारीरिक इसके साथ संबंध बनाए गए। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो इसे पूर्णिया ले जाकर गर्भपात करा दिया गया। अब पीड़ित परिवार न्याय के लिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मेरा बेटी को फंसा ले वो लड़का, वो तो हमको मालूम नहीं है। मेरा बेटी को बोला तुमको शादी कर लेंगे बोल करके लड़का बाहर गया, बाहर से गया तो उसको फोन करते थे भी हमको भी मालूम है। तो हम पूछते थे मेरे बेटी को फोन काहे कर रहे हो रोहित बा, बोला ऐसे फोन करे। फोन बहुत करता था, फोन तन करके अभी मेरा बेटी को फंसा दिया। 4-5 महीने का पेट में बच्चा कर दिया। मेरे बेटी को लाया डालाई करके बच्चा गिरा के ला करके मेरा उस पर में एक युवक ने लड़की का अपहरण किया और फिर उसकी हत्या करने के बाद शव को तालाब में फेंक दिया गया। पिछले 3 दिनों से पुलिस लड़की की बरामदगी के लिए कई स्थानों पर छापेमारी कर रही थी। लड़की के जिस्म पर गहरे चोट और जख्म के निशान हैं। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मुलाकात को हालांकि शिष्टाचार मुलाकात बताया। तस्वीरें आपके सामने हैं और राज्य में 1 साल से मजबूती से चल रही महागठबंधन की सरकार के बारे में आगे की चर्चा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल दलों की एकजुटता बनी हुई है। सरकार को अस्थिर करने में जुटे बीजेपी के ऑपरेशन कमल की किसी भी आशंका को उन्होंने सिरे से नकार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर भी जोरदार हमला किया। साल भर के बाद आज मेरा दिल्ली आना हुआ है तो स्वाभाविक है एक शिष्टाचार मुलाकात बनता है। नए साल की शुरुआत है और हम लोग आगे जिस तरीके से साल भर हम लोगों ने काफ़ी मजबूती और बेहतर तरीके से राज्य को दिशा दिया है, ये सब थोड़ी सी बातें हुई है। बेसिकली एक शिष्टाचार मुलाकात थी। किसने कहा, कौन संपर्क में है? ये ऑपरेशन कमल क्या होता है? पार्टी एकजुट है, जेएमएम एकजुट है, कांग्रेस एकजुट है, आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक है। आप लोग एकजुट है कि नहीं ये पहले बताइए। अंतोगत्वा बात सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया और इसी तरीके से देश को उलझाया हुआ है। आज इस वैश्विक महामारी में, इस ठंड के मौसम में मुझे लगता है कि देश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो शांति से और निर्भीक होकर जी रहा। सीएम हेमंत सोरेन की सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया और साथ ही महागठबंधन की मजबूती का दावा करते हुए बीजेपी नेताओं पर उनके बयानों को लेकर निशाना भी साधा। आरपीएन सिंह से खास बातचीत की दिल्ली संवाददाता रंजीता झा ने। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह हमारे साथ है बात करने के लिए। आरपीएन जी, राहुल गांधी भी थे, सोनिया गांधी भी थी, झारखंड के सीएम और आप प्रभारी, चारों लोगों की मुलाकात हुई, क्या रहा एजेंडा इस बातचीत? नहीं, देखिए, साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ, शिष्टाचार बैठक थी। 1 साल के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे तो उन्होंने शिष्टाचार भेज की, नया साल भी है, 1 साल समाप्त हुआ था उनके, हमारा जब से सरकार बनी है तो उसी के बाद एक शिष्टाचार भेंट रहा।
लेकिन जो खबर निकल कर आ रही थी, बीजेपी के नेता जो बिहार में बैठे हुए वो भी ये कह रहे थे कि झारखंड में जब चाहे तब सरकार गिरा सकते हैं। कई विधायकों का जिक्र आ रहा था। ये कह रहे हैं तो करते क्यों नहीं है? अगर कहने और करने में अंतर है ना साहब। ये भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है नहीं कहती है, इस पे आप लोग को आपने 6 साल में देख ही लिया ना, जो कहती है वो कभी करती नहीं है। लेकिन जो विधायकों का कहा जा रहा था कि कांग्रेस के और जेएमएम के कई विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज से 21 जनवरी तक चलने वाले 354वें प्रकाश पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना एयरपोर्ट पर भी इसकी तैयारी की गई है, जहां डॉक्टर और सहायक मौजूद हैं। सुविधाओं का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। 354वें प्रकाश पर्व के लिए पटना जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है। ये पटना एयरपोर्ट है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ तमाम तैयारियां की गई हैं। हेल्प डेस्क बनाया गया है। जो भी यात्री पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे, उनको जो भी सहायता चाहिए हेल्प डेस्क के माध्यम से उन्हें सहायता मिलेगी, उन्हें जानकारी मिलेगी। स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, वे उन्हें मुहैया कराया जाएगा। ये कर्मचारी हैं जो रजिस्टर्ड करेंगे, जो कर्मचारी जो श्रद्धालु आएंगे उनकी सुविधाओं को उन्हें दिया जाएगा। जो स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी वो दिया जाएगा। एक एम्बुलेंस भी खड़ी की गई है। जो आपात स्थिति होगी तो एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें सुविधा दी जा सकेगी। कर्मचारियों के द्वारा ये तमाम सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। जिला प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं किस तरह की सुविधाएं दिया जा रहा है श्रद्धालुओं को। जो सिख श्रद्धालु पहुंचेंगे 354वें प्रकाश पर्व में, बात करते हैं किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी यहाँ पर। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आएंगे, अगर उनको कोई किसी भी तरह की कोई समस्या हो, उस सारी प्राथमिक चिकित्सा के लिए सारी दवाइयां हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जो क्रिटिकल केस होगा उसको हम लोग रेफर करेंगे हायर सेंटर में। ठीक है, बाकी सारी सुविधाएं हैं हमारे पास। जितना है मेडिसिन उसमें हम लोग सुविधा देंगे। प्राथमिक सुविधाएं होंगी वो उन्हें मिलेंगी, चाहे चिकित्सीय सुविधाएं हो या जो भी जानकारी हो मुहैया कराई जाएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और चलिए अब एमएलसी चुनाव की बात कर लेते हैं, जिसको लेकर अब नामांकन जो है वो शुरू हो चुका है। शहनवाज हुसैन और वीआईपी से मुकेश सहनी का नामांकन हुआ है। एनडीए के कई नेता इस नामांकन के दौरान उनके साथ मौजूद रहे। और देखिए खास बात ये, फिलहाल तस्वीरें आपके सामने है। शहनवाज और मुकेश सहनी का नामांकन हो चुका है और क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी, सुनते हैं। इसके पहले जब मैं भागलपुर से चुनाव जीता था और जब मैंने इस्तीफा दिया था तो उस सीट पर भी पार्टी ने शहनवाज हुसैन जी को ही उम्मीदवार बनाया था। उनकी जीत हासिल हुई थी और शहनवाज जी के विधान परिषद में आने से एनडीए को काफी लाभ मिलेगा। विशेष करके जो सीमांचल का इलाका है, जो शहनवाज जी का बहुत पुराना कार्यक्षेत्र रहा है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और कोसी का जो इलाका है, उन सारे इलाकों में इनके आने का काफ़ी बड़ा लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि एनडीए ने श्री मुकेश सहनी और श्री शहनवाज हुसैन जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों की जीत सुनिश्चित है और मेरी शुभकामना है कि मुकेश सहनी जी मंत्री के नाते और सैयद शहनवाज हुसैन जी जिनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया है, इन दोनों के कारण एनडीए को बिहार में काफ़ी बड़ा लाभ मिलेगा। राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इससे एनडीए को मजबूती हासिल होगी और ये नामांकन इसलिए भी और ज्यादा खास हो जाता है, जिसमें शहनवाज हुसैन का सीमांचल क्षेत्र में किया गया कार्य उनके लिए सिर्फ उपलब्धि नहीं है बल्कि एनडीए के लिए और ज्यादा मजबूती लेकर आएगा, जिसका जिक्र करते हुए सुशील कुमार मोदी नजर आए। चलिए और अब बात एक जीनियस की कर लेते हैं। जी हां, एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। चाहे लता मंगेशकर हो या फिर सचिन तेंदुलकर, इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है बायजूस यंग जीनियस में। नमस्कार। तेंदुलकर सिर्फ 17 साल के थे जब उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा। लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना 13 साल की उम्र में रिकॉर्ड किया। जी हां,
एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र में ही हो जाती है। हमने भी ढूंढ निकाले हैं कुछ ऐसे ही जीनियसेस और हमारा मकसद है इस मंच के जरिए इनकी काबिलियत को जग जाहिर करना। न्यूज़ 18 नेटवर्क की इस नायाब कोशिश का नाम है बायजूस यंग जीनियस। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और कई तरह के रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनमें एक स्पार्क है। चलिए मिलते हैं हमारे पहले यंग जीनियस से, जिन्हें खुद म्यूजिकल जीनियस AR रहमान द एम्बेसडर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहते हैं। लिडियन नादस्वरम। I started to tour around the world and I have performed approximately around 500 concerts. I'm capable of playing any piece in 2 pianos. I'm dying to hear him play यार आनंद, उसको कुछ बजवाओ यार। मैं भी वही कह रहा हूँ, आप शुरू कीजिए और फिर लिडियन यहाँ फॉलो करेंगे। रेगा रेगा मा ध ब ब ग रे म ग रि ध नि ध रि नि रि ध नि ध ब ध नि ध रि ग म रे ग ध रि ग म ब ध नि ब ध म ब ध नि ध रि ग म रे ग ध रि नि ध ध नि ब ध म ब ग म रे ग ध। एक पियानो प्रोडिजी जिन्होंने 2019 में दुनिया के 195 देशों के कंटेस्टेंट्स को हराकर जीता द वर्ल्ड्स बेस्ट का टाइटल। आइए मिलते हैं मेघाली मालविका से। I'm Meghali Malvika Swai. I'm from Bhubaneswar and I'm 14 years old. People call me the human search engine, the human atlas and even the Google girl of India. The truth is I never really memorize stuff for records. It's just that once I study them it gets stored in my brain. सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, नॉर्वे का वो कौन सा गांव है जिसका दुनिया में सबसे छोटा नाम है? It's got the shortest name in the world. There's a village named A, just A, and it's located in the northern part of Norway, below an archipelago. It's called the Lofoten archipelago. बिल्कुल सही जवाब आपका। रैडक्लिफ लाइन का जब जिक्र होता है, अगला सवाल, तो किन देशों का नाम आता है? Radcliffe Line is a line between India and Pakistan. It was during the partition time, India and Pakistan that included Bangladesh. Correct. So that's the Radcliffe Line. बहुत बढ़िया। एक समुद्र है जिसका कोई तट नहीं। Which sea is that? Sargasso Sea, and it's in Atlantic Ocean. It's beside North America. Although it does not have any coast, but it's near North America and it's in Atlantic Ocean. It's in Atlantic Ocean. Sargasso Sea. बिल्कुल सही जवाब। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।